हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश के अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्रॉप्स को, है ना। अपने प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में, एग्रीकल्चरल रीजन। मैंने कहा था जब हम एग्रीकल्चर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिनसे प्रति वर्ष प्री में और मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि आप हमें 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के नाम बता दीजिए बस, ठीक है। तो वो हमने पढ़ लिया था। मध्य प्रदेश के 5 फसल क्षेत्र, 5 क्रॉप जोन्स पढ़ लिया था हमने। मध्य प्रदेश के 7 एग्रीकल्चरल जोन्स पढ़ लिया था हमने। क्या क्या पढ़ लिया था? 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, इसके अलावा 5 क्रॉप जोन्स और 7 एग्रीकल्चरल जोन्स, 7 कृषि क्षेत्र, ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी कि सीजन के आधार पर, क्लियर, सीजन के आधार पर हमने फसलों का वर्गीकरण देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था रबी क्रॉप, हमने पढ़ा था खरीफ क्रॉप, और फिर हमने पढ़ा था एक जायद क्रॉप। तो रबी क्रॉप में मैंने आपको बताया था कि ऐसी क्रॉप जो सितंबर अक्टूबर के आसपास बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के आसपास काटी जाती हैं, ठीक, यानी कि, और ये जो खरीफ क्रॉप है ये मार्च अप्रैल के आसपास, जून जुलाई के आसपास ये बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के आसपास इनका जो हार्वेस्टिंग है वो की जाती है। तो इस समय पर रबी क्रॉप में होता है नया गेहूं, जब इनकी कटाई होती है तब आता है नया गेहूं। और चैत्र के नवरात्रों में हमने पढ़ा था कि कई सारे ऐसे घर हैं, कई सारी ऐसी हिंदू कम्युनिटीज हैं जहां नए गेहूं की पूजा होती है। वहीं सितंबर अक्टूबर में आती है चावल की नई फसल, यानी कि जो कुंवार की नवरात्रें जो अभी आने वाली हैं, तो जो कुंवार की नवरात्रों के समय पर चावल की नई फसल आती है, और चैत्र की नवरात्रों के समय पर किसकी रबी क्रॉप यानी कि वीट की नई फसल आती है ना। तो पूजा वगैरह की जाती है इसमें नए गेहूं और चावल की, है ना, खीर वीर बनाई जाती है, जो भी इस तरीके से हमें याद रखना है। और जायद क्रॉप्स, ये क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो मार्च अप्रैल में बो दी जाती हैं और 2 ही महीने के अंतर्गत ये काट भी ली जाती हैं, ठीक है। ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें पानी की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है, क्लियर। तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। और भी कुछ चीजें पढ़ी थी जहां हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश में टोटल 69.6 या लगभग 70% मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है दोस्तों, वो किस पर आधारित है? वो आधारित है एग्रीकल्चर पर, यानी कि कृषि पर, क्योंकि वो रूरल एरियाज में रहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर एक चीज आप और लिखिएगा कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में 45.53% है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार। और 2022-23 के अनुसार ये कितना था? 35.82%, क्लियर। स्टेट के कुल जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है स्टेट के कुल जीडीपी में, देखो जीएसवी अलग है, जीडीपी अलग है, 46% के आसपास प्राइमरी सेक्टर का योगदान देखने को मिलता है। अगर आपने ये चीज नोट ना की हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्लियर है। तो इतनी चीजें आपको आ गई समझ में। नेक्स्ट हमने देखा था कि एवरेज लैंड होल्डिंग साइज मध्य प्रदेश का, अच्छा देखिए उस समय थोड़ा सी एक कंफ्यूजन थी कि मध्य प्रदेश का एवरेज लैंड होल्डिंग साइज कितना है। अगर मैं जो अभी बता रही हूं वो सेम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको जो मैं अभी बता रही हूं वो अपडेट कर लीजिए। तो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज ऑफ एमपी, एवरेज लैंड होल्डिंग साइज ऑफ एमपी है, ये है
2.2 हेक्टेयर, जिसमें हाईएस्ट है हरदा और लोवेस्ट है कटनी एंड नीमच। तो कटनी एंड नीमच में है 1.5 हेक्टेयर और हरदा में है 5.5 हेक्टेयर। ये आपका अपडेटेड है, एकदम सही, ठीक है, बिल्कुल सटीक। तो इसको आप नोट करिएगा, इसको आप नोट करिए। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज, मध्य प्रदेश का एवरेज जो लैंड होल्डिंग साइज है वो 2.2 हेक्टेयर है, जिसमें हाईएस्ट है हरदा का और लोवेस्ट है कटनी और नीमच का। क्लियर? तो आज से, फ्रॉम टुडे, ये तो वो है जो हमने एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में प्रीवियसली पढ़ा। अब जो आज हमें स्टार्ट करना है वो करना है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पर। तो हम 3 कैटेगरीज में क्रॉप्स को पढ़ेंगे। हम उन क्रॉप्स को कितनी कैटेगरीज में पढ़ेंगे? तो 3 कैटेगरीज में हम उन क्रॉप्स का अध्ययन करेंगे। देखिए कौन सी 3 कैटेगरीज में? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स on the basis of utility. Clear? On the basis of utility. देखिए यहां पर हम पढ़ तो प्रीलिम्स वाली चीजें रहे हैं, लेकिन ये जो ऐसा टॉपिक है, एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको सब कुछ पढ़ा रही हूं। 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी पढ़ाया मैंने, इन डिटेल पढ़ाया कि भैया यहाँ पे ये क्रॉप होगी और क्यों होगी, किस सॉइल के आधार पर होगी, ये भी मैंने आपको बताया। इतना डिटेल आपको शायद ही किसी प्रीलिम्स ओरिएंटेड लेक्चर में देखने को मिलेगा। क्लियर? अब जैसे हम जो अलग अलग क्रॉप्स पढ़ेंगे तो इसमें भी मैं आपको कई सारी चीजें बताऊंगी जो प्रीलिम्स के लिए बस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इन डिटेल, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है और भी डिटेल्ड आपको जो टॉपिक्स हैं एमपीजी के में एग्रीकल्चर के अलावा, तो वो हमने अपने ऐप के अंदर बहुत गजब तरीके से पढ़ा है। मैंने ही पढ़ाया है बच्चों को एमपीजी के बहुत शानदार तरीके से। अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा पॉलिटी तक का जो टॉपिक है वो एंड हो चुका है। बहुत जबरदस्त हमने पढ़ा है उसमें इंटायर एमपीजीके को। क्लियर? बट यहां हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी हम यहां पे पढ़ रहे हैं वो एकदम सटीक है, वो एकदम सटीक है, ठीक है, साथ ही साथ प्रमाणित है। कोई भी चीजें आपको एवं ही नहीं पढ़ाई जा रही हैं, यह टाइम पास आपका 1 घंटे 2 घंटे का टाइम पास नहीं किया जा रहा। इट इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल कि आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ इस लेक्चर से लेके जाएंगे। क्लियर है? चलिए तो अब बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। ठीक, तो 3 क्लासिफिकेशन है भैया इसमें, 3 क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है तो फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन क्रॉप्स, या हम सीधा बोले तो फूड क्रॉप्स, जो खाद्यान्न फसलें होती हैं। फिर उसके बाद है पल्सेस, दलहन फसलें, और फिर उसके बाद है ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन फसलें। तिलहन फसलें, तो इन 3 कैटेगरीज में हम क्रॉप्स को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इन 3 कैटेगरीज में हम क्रॉप्स को, अलग अलग क्रॉप्स को पढ़ेंगे, जिसमें फूड क्रॉप्स में आएंगे हमारे वीट, इसमें होंगे राइस, मेज, ज्वार, मिलेट्स, ये सारी चीजें। दलहन में आएंगे हम ग्राम, अरहर,
उसके बाद फिर लेंटिल्स यानी कि मूंग, और ऑयल सीड्स में आएंगे हमारे क्या, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीशम एटसेट्रा। तो इतनी सारी क्रॉप्स के बारे में हमको समझते हुए चीजों को पढ़ना है, इतनी सारी चीजों को हमें समझते हुए पढ़ना है। क्लियर है? लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार हमारे 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का रिवीजन करवाना चाहती हूँ। क्लियर? बिकॉज आई डोंट वांट, मैं दिल से नहीं चाहती कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन से अगर पूछा गया क्वेश्चन है पीएससी के द्वारा तो वो किसी भी सिंगल बच्चे का गलत हो, जो भी ये बच्चा वीडियो देख रहा है। मैं चाहती हूं कि जिस भी बच्चे ने इन वीडियो को शिद्दत से देखा है, उसके द्वारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन से पूछा हुआ प्रश्न गलत ना हो। क्लियर? तो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमने पढ़े थे? 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसमें पहला था छत्तीसगढ़ प्लेन्स और फिर था नदर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन्स, और फिर था, देखिए यहां पर आपका 5 मिनट का रिवीजन आपके वहां के कट ऑफ को क्लियर करवा सकता है। इसलिए अगर कोई बच्चा यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में बैठा है कि अरे ये क्या मैडम बार बार रिवाइज करवाती है कि चीज को, वो बिल्कुल जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। और अगर आप अपने 5 मिनट यहाँ पे खर्च कर सकते हैं तो इट इज गुड फॉर यू। ओके, क्लियर है? तो देखिए कौन कौन से हैं 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। 11 एग्रो जोन, 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो सबसे पहले था हमारा छत्तीसगढ़ प्लेन्स, और फिर था हमारा नदर्न हिल रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ प्लेन्स, एक था हमारा छत्तीसगढ़ प्लेन्स और एक था हमारा नदर्न हिल रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर? तो ये दोनों ही कौन से जोन है? राइस जोन। ये दोनों ही चावल जोन के अंतर्गत, राइस जोन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? राइस जोन के अंतर्गत। आगे देखेंगे। अब अच्छा, राइस जोन के अंतर्गत ये क्यों आते हैं? राइस जोन के अंतर्गत ये क्यों शामिल है? क्योंकि यहां पर पाई जाती है लाल पीली मृदा, जो कि चावल की खेती के लिए सबसे उत्तम मृदा के रूप में, सबसे बेस्ट क्वालिटी सॉइल के रूप में जानी जाती है। फिर हमने देखा कैमोर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स, और यहां हमने देखा कि भाई यहां पर वीट भी मिलता है और राइस भी मिलता है। क्यों? क्योंकि कैमूर जो है हमारे ईस्ट में, ठीक, यहां पर क्या मिलता है? रेड येलो सॉइल, जहां पर होगा चावल का उत्पादन, और सतपुड़ा जहां पर हमें मिलती है छिछली काली मिट्टी, और काली मिट्टी में होगा गेहूं का उत्पादन। दिस इज वाई इट इज नोन एज रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस। नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल नर्मदा वैली, और विंध्य प्लेट्यू। तो विंध्य प्लेट्यू इंटायर सेंट्रल एमपी वाला रीजन है, और सेंट्रल नर्मदा वैली दोनों जगह मिलता है काली मिट्टी का विस्तार, जिसकी वजह से ये है व्हीट जोन, ये शामिल है व्हीट जोन में। क्लियर? रीजन ऑफ व्हीट में। नेक्स्ट है बुंदेलखंड, सतपुड़ा और गिर्द क्षेत्र, ये है रीजन ऑफ व्हीट एंड ज्वार। ठीक, ये है रीजन ऑफ व्हीट एंड ज्वार। यहां पर मिलती है मिक्स्ड सॉइल और एलुवियल सॉइल। मिक्स्ड सॉइल में लाल पीली और काली मृदा, और एलुवियल सॉइल में क्या मिलता है हमें?
एलुवियल सॉइल, गिर्द वाले क्षेत्र पे जो है मिलती है ना। और सतपुड़ा क्षेत्र पे ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल भी मिलती है। कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल। इसलिए इसे रीजन ऑफ व्हीट एंड ज्वार बोला जाता है। उसके बाद 3 और हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, और 3 कौन कौन से हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन? तो फिर नेक्स्ट है 1 2 3, मालवा प्लेट्यू, सतपुड़ा हिल्स, सॉरी मालवा प्लेट्यू, नीमर प्लेन्स, निमाड़ प्लेन्स और झाबुआ हिल्स। ये है रीजन ऑफ कॉटन एंड ज्वार। यहां पर मिलती है ब्लैक सॉइल, यहां पर मिलती है काली मृदा। तो गिनिए सारे 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हुए या नहीं? छत्तीसगढ़ प्लेन्स, नदर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ये 2 हुए। कैमूर प्लेट्यू, सतपुड़ा हिल्स 3, सेंट्रल नर्मदा वैली, विंध्य प्लेट्यू 5, उसके बाद बुंदेलखंड, सतपुड़ा, गिर्द 8, और मालवा, निमाड़ और झाबुआ कितने हुए? 11। तो ये हैं हमारे 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो आप सभी को कंठस्थ होने चाहिए। ऐसे ही लिखते हैं जैसे भी लिखते हैं, कंठस्थ होने चाहिए। क्लियर? कब तक? अभी आप सभी को ये याद होने चाहिए 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के नाम। ये तो हमने डिटेल ही पढ़ लिया। आपसे 2021 में सीधा क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश? बताइए, ये क्वेश्चन भी बच्चों का गलत हुआ है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हुआ। क्लियर है? इसीलिए याद रखिएगा। क्लियर? अब हम अपना स्टार्ट करते हैं फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना, जहां हमारी पहली क्रॉप होगी व्हीट। अब हम पढ़ते हैं अपनी पहली क्रॉप के बारे में पढ़ना शुरू, है ना। अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली क्रॉप के बारे में पढ़ना। कौन सी है? व्हीट। तो सबसे पहले व्हीट का आप लिखेंगे बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम तो क्या है भैया? व्हीट का बोटेनिकल नेम। अच्छा, बोटेनिकल नेम क्यों पढ़ा रहे हैं? पीएससी का भरोसा है क्या? ऐसा आप कह सकते हैं कि वो बोटेनिकल नेम नहीं देगा? कभी नहीं कह सकते हैं ना। इसलिए कुछ जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिसका मध्य प्रदेश भी लीडिंग प्रोड्यूसर है, एटलीस्ट आपको उसके बोटेनिकल नेम्स तो याद होने चाहिए। देखो, सोयाबीन का तो सबको पता है, ग्लाइसिन मैक्स, है ना। तो व्हीट का बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एसेटिवम। ट्रिटिकम एसेटिवम क्या है ये बोटेनिकल नेम? किसका? गेहूं का। किसका? गेहूं का। तो हमने साइंटिफिक लैंग्वेज भी लिख दी, हमने हिंदी भाषा भी लिख दी, हमने अंग्रेजी भाषा व्हीट भी लिख दिया। क्लियर? तो व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ व्हीट? ट्रिटिकम एसेटिवम। ट्रिटिकम एसेटिवम। क्लियर? अब व्हीट में नेक्स्ट क्या याद रखेंगे? ये एक रबी क्रॉप है। हमने पहले भी बात की कि ये है एक रबी क्रॉप, जिसको या जिसकी जो शोइंग है, जिसकी जो बुवाई है, वो सितंबर अक्टूबर के आसपास की जाती है और कटाई यानी हार्वेस्टिंग कब की जाती है? अबाउट मार्च और अप्रैल के आसपास। क्लियर? मार्च अप्रैल के आसपास। एवरेज टेम्परेचर इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस का चाहिए। क्लियर? 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए आइडियल होता है। ठीक है? आइडियल। आगे हम क्या देखेंगे? तो आगे हमें व्हीट के बारे में देखना है कि मध्य प्रदेश रैंक्स सेकेंड इन कंट्री in terms of wheat production. मध्य प्रदेश रैंक सेकेंड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। तो मैडम पहला कौन सा है?
पहला है भैया उत्तर प्रदेश, पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो अब जवाब देखिएगा, ये जो रैंक मैं आप लोगों को आज की डेट में बता रही हूं, ये आज की सबसे लेटेस्ट रैंक है। ये आज की सबसे, मैंने बोला ना यहां जो भी पढ़ोगे वो प्रमाणित पढ़ोगे, ऑथेंटिक पढ़ोगे। क्लियर? तो ये जो मैं आपको रैंक बता रही हूं, ये आज की सबसे लेटेस्ट रैंक है। क्लियर? जो हाल ही में सर्वे आया होगा उसके अनुसार। क्लियर? अब अगर आपके एग्जाम टाइम तक चीजें चेंज होती हैं, रैंक चेंज होती है, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट दिस। क्लियर? इतना आप कर सकते हो कि पेपर देने जाने से पहले ये देख सको कि भैया वीट में हमारी सेम रैंक है या चेंज हुई है, सोयाबीन में हमारी सेम रैंक है या चेंज हुई है। कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट फसलें हैं, उनके आप रैंकिंग टैली कर सकते हो। ठीक? तो मध्य प्रदेश रैंक सेकेंड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। ठीक? कौन कौन सी वेराइटीज हैं हमारे यहां? तो वर्ल्ड फेमस शरबती गेहूं, शरबती सिहोरी, नाम देखिएगा, मालव कीर्ति, मालवा की कीर्ति, मालव प्रभा, मालव प्रभा, मालवा का रत्न, मालव रत्न, मालव रत्न, शरबती सिरोही, सॉरी सिहोरी, मालव कीर्ति, मालव प्रभा, मालव रत्न, हर्षिता, सुधा, पोषण, गौरव, लोकमान, लोकमान, ये सारी क्या हैं हमारे? ये सारे हैं। एक और इंपॉर्टेंट है, कौन सा? सुजाता, सुजाता। क्लियर? तो क्या देखा हमने? वीट, इसका बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम असेटिवम, इसका बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम असेटिवम। ये एक रबी क्रॉप है जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस का आइडियल टेम्परेचर चाहिए मध्य प्रदेश, और थोड़ी बहुत विंटर रेनफॉल भी चाहिए। हमने पढ़ा था ना, जब हम क्लाइमेट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो बारिश नदन मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से होती है, वो रबी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। क्लियर? और ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी से वो टेम्परेट साइक्लोन्स को लेकर के आते हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्लियर? फिर इसी को मावठा बोलते हैं मध्य प्रदेश में, इसी को बोलते हैं मावठ। ठीक है? आगे देखेंगे, एमपी रैंक सेकेंड इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। तो फर्स्ट कौन है? उत्तर प्रदेश। वैरायटी, अच्छा वैरायटी सारी याद होनी चाहिए, इसमें कोई मैं नहीं बोलूंगी कि आप इसको पढ़ लेना या इसको नहीं, क्योंकि यहां पर मैं ऑलरेडी उन चीजों को पढ़ा रही हूं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी वैरायटीज याद करना है, शरबती, सिहोरी, मालव कीर्ति, मालव प्रभा और मालव रत्न। ठीक? तो मालव 3 तो सेम ही है, बस कीर्ति, प्रभा और रत्न, ये 3 लड़कियों के नाम आप याद कर लीजिएगा, हर्षिता, सुधा, पोषण, गौरव, लोकमान और सुजाता। ठीक है? तो ये सभी नाम आपको याद करने हैं। आगे हम देखेंगे वीट में ही कि भैया डिसीजेस कौन सी हैं। तो जैसे इंसान को बीमारियां होती हैं वैसे फसलों को भी बीमारियां होती हैं, हम देखते हैं, है ना। हम देखते हैं कि भैया अब गेहूं घुन गया है या सड़ गया है, तो कौन सी बीमारियां होती हैं? तुंदू, एक तुंदू और एक है किट्टू, तुंदू एंड किट्टू डिसीज ऑफ व्हीट, तुंदू एंड किट्टू डिसीज ऑफ व्हीट। आगे आप लिखेंगे, आगे देखेंगे कि मालवा, मालवा को क्या बोला जाता है? मालवा प्लेट्यू।
क्या बोला जाता है इसको? व्हीट बास्केट ऑफ एमपी। इसकी होने वाली डिसीजेस या व्हीट में, गेहूं में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? तुंदू और किट्टू डिसीज ऑफ व्हीट। क्लियर? और मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू को कहा जाता है व्हीट बास्केट ऑफ मध्य प्रदेश, व्हीट बास्केट ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर? आगे आप देखेंगे, यानी मध्य प्रदेश की गेहूं की डलिया, मध्य प्रदेश की गेहूं की डलिया। अब आप देखेंगे स्टेट, नहीं सॉरी एक चीज और, हाईएस्ट प्रोडक्शन और एक आप देखेंगे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन है, सॉरी मैक्सिमम या सबसे ज्यादा उत्पादन, ये होता है होशंगाबाद में। और सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादकता कहां पर है? सीहोर। सीहोर में नहीं, श्योपुर में है, श्योपुर। Highest production is at Hoshangabad and Sihor, and highest productivity is at Shiopur because of fertile alluvial soil. Alluvial soil. Because of fertile alluvial soil. तो गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादकता श्योपुर में है ना, अलूवियल सॉइल के वजह से। और सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होशंगाबाद और सीहोर में होता है। क्लियर? आगे देखेंगे स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर, सॉरी स्टेट व्हीट रिसर्च सेंटर। फिर नेशनल व्हीट रिसर्च सेंटर, फिर इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर। तो ये तीनों चीजें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है? एक तो नेशनल व्हीट रिसर्च सेंटर, एक स्टेट व्हीट रिसर्च सेंटर और एक इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर। क्लियर है? इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर। तो स्टेट राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये है पवार खेड़ा होशंगाबाद में, पवार खेड़ा होशंगाबाद। अच्छा, होशंगाबाद कैसे याद रहेगा स्टेट के लिए? कि भैया यहीं पर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए यहीं पर इसका रिसर्च सेंटर हमने बनवा दिया। अब नेशनल व्हीट रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा। और इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर ये खमरिया जबलपुर में है, खमरिया जबलपुर, खमरिया जबलपुर। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। नेशनल व्हीट रिसर्च सेंटर, स्टेट व्हीट रिसर्च सेंटर और इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर, जिसमें स्टेट व्हीट रिसर्च सेंटर है पवार खेड़ा होशंगाबाद में, नेशनल व्हीट रिसर्च सेंटर है करनाल हरियाणा में और इंटरनेशनल व्हीट और मेज रिसर्च सेंटर है खमरिया जबलपुर में। तो इतनी चीजें आपने यदि व्हीट के बारे में पढ़ ली, गेहूं के बारे में पढ़ ली, तो आपको एग्रीकल्चर के लिए कोई भी दूसरी बुक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं आज आप लोगों से बोल रही हूं, आप अपना एग्जाम देके आएंगे, उसके बाद आपको अभी कमेंट में नहीं बताना, आप मत बताओ। आप जब एग्जाम देके आओ और आपके क्वेश्चन जब सॉल्व हो यहां से, तब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैम वास्तव में आप सही बोल रहे थे। अगर हम कोई किताब नहीं भी उठाते तो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से हमारे जो आंसर्स हैं वो गलत नहीं होने थे। क्लियर? देखिए क्या क्या पढ़ा हमने व्हीट में।
वीट बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एसेटिवम, वीट बोटेनिकल नेम वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एसेटिवम। रबी क्रॉप है, 25 डिग्री सेल्सियस का आइडियल टेम्परेचर चाहिए। नहीं याद हो रहा है मत करो 25 डिग्री सेल्सियस, रबी क्रॉप कर सकते हो वो याद कर लो। रबी क्रॉप के बारे में अब तो इतना पता होगा ना कि रबी क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के आसपास उनकी कटाई की जाती है। मध्य प्रदेश दूसरी रैंक है भैया मध्य प्रदेश की पूरी कंट्री में वीट प्रोडक्शन में, पहली किसकी है तो उत्तर प्रदेश की। फिर वैरायटी शरबती, सरबती के बाद सिहोरी, 3 लड़कियां मालव कीर्ति, मालव प्रभा, मालव रत्न, और लड़कियां हर्षिता, उसके बाद पोषण, गौरव और सुजाता, सुधा, ये सारी चीजें ये क्या है वैराइटीज। आगे देखेंगे डिजीजेस, तो भैया गेहूं की में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं जब गेहूं खराब हो जाता है? तुंदु डिसीज ऑफ व्हीट एंड किट्टू डिसीज ऑफ व्हीट। मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश की गेहूं की डलिया, क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन होशंगाबाद और सीहोर में और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी श्योपुर में। स्टेट का मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद में है। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल हरियाणा में। और अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में है। इतना आपको कंठस्थ याद करना है, इतना आपको याद करना है। अब कितने मैट्रिक टन प्रोड्यूस होता है, कितने मैट्रिक लाख टन प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है, इसको मत पढ़ना। जो काम का था वो आपके नजरों के सामने लिखा है, चाहो तो नोट कर लो। आगे हम पढ़ेंगे राइस। चलिए अब पढ़ते हैं हम राइस यानी कि चावल के बारे में। तो अब हमें कौन सी क्रॉप के बारे में पढ़ना है? नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है राइस के बारे में। क्लियर? तो अब देखते हैं हम चीजें राइस के बारे में। तो राइस में इसका बोटेनिकल नेम वानस्पतिक नाम क्या है राइस का? ओराइजा सटाइवा। राइस इसका बोटेनिकल नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा। इसका बोटेनिकल नेम राइस का चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। अब देखो ये जो वानस्पतिक नाम होते हैं ना, ये जो बोटेनिकल नेम होते हैं ये इंग्लिश और हिंदी में सामान्य होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे को ये नहीं सोचना है कि मैम इंग्लिश को ही इंग्लिश बता रही हैं, इंग्लिश वाले बच्चों को, है ना। बोटेनिकल नेम्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में समान रहते हैं। क्लियर? चलिए बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा। क्लियर? फिर आगे देखेंगे रीजन। तो भैया कौन से क्षेत्र पर इसका उत्पादन होता है? तो साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में इसका क्या होता है उत्पादन? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में साउथ ईस्टर्न या ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में रेनफॉल अच्छी होती है, साथ ही साथ यहाँ पर लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है जो कि चावल के उत्पादन के लिए अति उत्तम मानी जाती है। क्लियर? हम यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्शन और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी।
तो हाईएस्ट प्रोडक्शन चावल का, हाईएस्ट सबसे ज्यादा या सर्वाधिक उत्पादन होता है बालाघाट में, और उत्पादकता अशोकनगर। जब हमारा छत्तीसगढ़ से विभाजन नहीं हुआ था उस समय भी मध्य प्रदेश, या उस समय मध्य प्रदेश एक लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हुआ करता था। उस समय मध्य प्रदेश जो है वो एक लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हुआ करता था। क्लियर? अब मध्य प्रदेश में की चावल में टॉप 3 में से रैंक कोई सी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट नंबर पे है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और फिर है वेस्ट बंगाल, तो मध्य प्रदेश की टॉप 3 में से कोई भी ऐसी लीडिंग रैंक नहीं है। क्लियर? चावल में मध्य प्रदेश की टॉप 3 जिलों में, सॉरी टॉप 3 स्टेट्स में कोई भी लीडिंग रैंक नहीं है। क्लियर? लेकिन उसके बावजूद ये मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक, तो बोटेनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, रीजन ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, हाईएस्ट प्रोडक्शन बालाघाट, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अशोकनगर। उसके अलावा टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे आप देखेंगे डिसीजेस, आगे आप देखेंगे डिसीजेस। तो भैया चावल में एक डिसीज होती है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, और एक है अंगमारी खैरा। डिसीजेज हैं अंगमारी खैरा और बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। क्लियर? उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है वेराइटीज। अब वेराइटीज लाइन से लिखते जाइए। चिन्नौर, जिसको मध्य प्रदेश में सितंबर 2021 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। सितंबर 2021 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। या मध्य प्रदेश में जो बालाघाट का चिन्नौर चावल है वो जीआई टैग प्रोडक्ट है, जिसे जीआई टैग सितंबर 2021 में दिया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है एचएमटी, काली मूछ, दूतराज, जीरा शंकर। परीक्षा धाम में लिखा हुआ एक नाम है रंजीत सब 1, एक है अमन, फिर है बासमती। तो वेराइटीज बालाघाट का चिन्नौर चावल, काली मूछ, दूतराज, जीरा शंकर, एचएमटी, रंजीत सब 1, अमन और बासमती। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेराइटीज। चावल के देखो, गेहूं के बारे में क्या याद रखना हमने पढ़ लिया। चावल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा। वीट का क्या नाम था? ट्रिटिकम एसेटिवम, ट्रिटिकम एसेटिवम। ठीक, रीजन ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश। सीधा याद रख लो, जहां रेनफॉल ज्यादा होगी वहां पे चावल का खेती होगी, क्योंकि चावल को चाहिए बहुत ज्यादा पानी। क्लियर है? इसीलिए ये ज्यादा बारिश वाले रीजन पे होगा। आगे हाईएस्ट प्रोडक्शन बालाघाट में, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अशोकनगर। उसके बाद डिसीजेस, तो अंगमारी खैरा, ये बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस तो ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लेना, अंगमारी खैरा डिसीज। ठीक, वेराइटीज में बालाघाट का चिन्नौर चावल, जो कि मध्य प्रदेश का जीआई उत्पाद है, जीआई टैग जिसको प्रदान किया जा चुका, और कब प्रदान किया गया, कौन से ईयर में, वो भी याद रखना। उसके बाद है एचएमटी, काली मूछ, दूतराज, जीरा शंकर, रंजीत सब 1, अमन और बासमती चावल।
अमन और बासमती। क्लियर। आगे देखेंगे कि रिसर्च सेंटर्स, ठीक, तो मैं अब मैं अब रिसर्च सेंटर में देखो सीधा लिख रही हूं, आप समझ जाना, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक, तो स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल। तो स्टेट व्हीट रिसर्च सेंटर, मध्य प्रदेश राज्य चावल अनुसंधान केंद्र, लिखो बड़वानी। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र लिखेंगे कटक उड़ीसा। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र लिखेंगे मनीला, जो कि फिलीपींस में है। मनीला, फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस। क्लियर। तो स्टेट व्हीट रिसर्च, सॉरी, स्टेट राइस रिसर्च सेंटर कहां पर है? बड़वानी में। नेशनल कटक उड़ीसा और इंटरनेशनल मनीला फिलीपींस। क्लियर है? याद हो जाएंगी चीजें, ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इजी फॉर्म पे चीजें लिखी हुई हैं, याद कर सकते हो आराम से, है ना। नोट करिए इसको। फिर हम अपनी अगली खाद्यान्न फसल पढ़ेंगे मेज के बारे में और ज्वार के बारे में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हो गया ये राइस वाला। राइस के बाद आगे देखते हैं हम मेज। नेक्स्ट हम देखेंगे मेज। तो मेज में हमें क्या देखना है? मेज में हम देखेंगे इसका बोटेनिकल नेम, इसका बोटेनिकल नेम, जो कि है जिया मेज। मेज का बोटेनिकल नेम क्या है? बहुत इजी है, मेज जिया मेज, मेज का जिया मेज। वीट का तो अब हो गया होगा ट्रिटिका मेसेटिवम। राइस का सबको याद रहता है ओराइजा सटाइवा, ठीक। और मक्के का एम से मेज और जिया मेज, मेज जिया मेज, ठीक। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे? नेक्स्ट आपको मेज में ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन तो कहां कहां पर होता है? रीजन, रीजन में याद रखेंगे छिंदवाड़ा, बड़वानी, झाबुआ, बुरहानपुर, मंदसौर, नीमच, एक्सेट्रा, जिसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, जिसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। तो मेज,
मेज का बोटेनिकल नेम जिया मेज। रीजन छिंदवाड़ा, बड़वानी, झाबुआ, बुरहानपुर, मंदसौर, नीमच। हाईएस्ट प्रोडक्शन, मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में होता है और सबसे ज्यादा उत्पादकता है बुरहानपुर में। और छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश की कॉर्न सिटी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का मक्का शहर, मक्का शहर। यहां पर कॉर्न फेस्टिवल भी प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 2018 से। 2018 से यहां पर प्रतिवर्ष मक्का उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? चावल और ये दोनों ही खरीफ की फसलें हैं। खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के आसपास उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। क्लियर? तो खरीफ क्रॉप मेज। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ मेज प्रोडक्शन। तो पहले दूसरे कौन है? कर्नाटक, कर्नाटक और बिहार। कर्नाटक एंड बिहार। नोट करिएगा मेज। मेज में याद रखना है मेज का बोटेनिकल नेम, इसका वानस्पतिक नाम जो कि सबसे इजी है, जिया मेज। इसका रीजन है छिंदवाड़ा, बड़वानी, झाबुआ, बुरहानपुर, मंदसौर, नीमच। हाईएस्ट प्रोडक्शन छिंदवाड़ा में और छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन होने की वजह से छिंदवाड़ा जिले को मध्य प्रदेश का मक्का शहर या कॉर्न सिटी भी कहा जाता है, जहां प्रतिवर्ष कॉर्न फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी बुरहानपुर में। खरीफ क्रॉप है, मध्य प्रदेश की थर्ड रैंक है, फर्स्ट है कर्नाटक और बिहार की। क्लियर? फर्स्ट है कर्नाटक और बिहार की। और ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ एमपी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश। It is the third most important food crop of Madhya Pradesh. बोटेनिकल नेम जिया मेज। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। रीजन, हाईएस्ट प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी और ये सारी चीजें याद रहेंगे। टॉप 2 कर्नाटक और बिहार, थर्ड मेरा मध्य प्रदेश, हम सबका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये खाद्यान्न फसलें हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी? ज्वार। ज्वार नेक्स्ट कौन सी है फसल हमारी? ज्वार। तो ज्वार का बोटेनिकल नेम क्या है? इसका बोटेनिकल नेम है, अच्छा देखो ज्वार, अच्छा ज्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोरगम। सोरगम, SORGHUM, बाय कलर। सोरगम बाय कलर, ये ज्वार को बोलते हैं। क्या बोलते हैं ज्वार को? सोरगम बाय कलर। क्लियर? उसके बाद क्या याद रखना है? ज्वार में मेजर एरियाज, तो खंडवा,
खरगोन एक्सेट्रा। इसमें आपको याद रखना है ज्वार रिसर्च सेंटर, ज्वार रिसर्च सेंटर, स्टेट का ज्वार रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो मध्य प्रदेश स्टेट का जो ज्वार रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है? खरगोन में। यहां पर छिंदवाड़ा लिख लीजिए, बड़वानी एक्सेट्रा। ज्वार रिसर्च सेंटर खरगोन, ज्वार रिसर्च सेंटर इज एट खरगोन। क्लियर? इतना ही आपको याद रखना है ज्वार के बारे में, इतना ही आपको याद रखना है ज्वार के बारे में। क्लियर है? तो ज्वार में क्या याद रखना है? इसका बोटेनिकल नेम जो है सोरगम बाइकलर। मेजर एरियाज खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, बड़वानी, मंदसौर, नीमच एक्सेट्रा। मध्य प्रदेश का ज्वार रिसर्च सेंटर है खरगोन। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ा आज किसमें? तो इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स, मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में, मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में हमने वीट के बारे में पढ़ा जो मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमने राइस के बारे में पढ़ा जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे खाद्यान्न फसल है। हमने मेज के बारे में पढ़ा जो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। और हमने ज्वार के बारे में पढ़ा। ठीक, एक बार देखते हैं। देखो, वीट का बोटेनिकल नेम है दोस्तों ट्रिटिका मेसेटिवम। ये रबी क्रॉप है। मध्य प्रदेश की देश में दूसरी रैंक है वीट प्रोडक्शन में। वैरायटी शरबती, सिहोरी, मालव कीर्ति, मालव प्रभा, मालव रत्न, हर्षिता, शुद्धा, पोषण, गौरव और सुजाता। ठीक, नेशनल वीट रिसर्च सेंटर करनाल, इंटरनेशनल वाला कहां पर है? खमरिया जबलपुर। और स्टेट का कहां है? कर्नल हरियाणा, सॉरी स्टेट का है पवार खेड़ा होशंगाबाद में। नेक्स्ट आप देखेंगे डिसीजेस, तो तुंदू डिसीज ऑफ व्हीट और कित्तू डिसीज ऑफ व्हीट। मालवा प्लेट्यू को मध्य प्रदेश की गेहूं की डलिया। हाईएस्ट प्रोडक्शन होशंगाबाद और सीहोर में, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी शिवपुर में बिकॉज ऑफ फर्टाइल एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्या है था? हमने चावल के बारे में देखा। तो भैया बोटेनिकल नेम सबको याद रहता है ओराइजा सटाइवा। साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में होती है ये। इसका प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्शन बालाघाट, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अशोकनगर। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल टॉप 3 स्टेट्स है। मध्य प्रदेश की रैंक नहीं है, लेकिन हाँ, जब मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश एक लीडिंग प्रोड्यूसर था। किसका? राइस का। उसके बाद डिसीजेस, अंगमारी खैरा, वेराइटीज चिन्नौर, एचएमटी, कालीमूज, दुतरा, जीरा शंकर, रंजीत सवन, अमन और बासमती। स्टेट जो रिसर्च सेंटर है बड़वानी में, नेशनल कटक उड़ीसा में और इंटरनेशनल मनीला फिलीपींस में। आगे देखेंगे मेज, तो बोटेनिकल नेम जिया मेज। छिंदवाड़ा, बड़वानी, झाबुआ, बुरहानपुर, मंदसौर। हाईएस्ट प्रोडक्शन है छिंदवाड़ा में, इसीलिए इसे कॉर्न सिटी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष मक्का उत्सव होता है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है बुरहानपुर में। खरीफ क्रॉप है, मध्य प्रदेश की तीसरी रैंक है। तो टॉप 2 कौन है? कर्नाटक और बिहार, केबी। ठीक, फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश, याद रखना है। आगे देखते हैं ज्वार, बोटेनिकल नेम सोरगम बाइकलर, सोरगम बाइकलर। मेजर एरियाज खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, बड़वानी। और मेजर इंपॉर्टेंट है रिसर्च सेंटर जो कहां पर है? खरगोन में। क्लियर है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश की जो खाद्यान्न फसलें हैं यानी जो फूड क्रॉप्स हैं वो कंप्लीट हो गए। ये हमारे मध्य प्रदेश के खाद्यान्न फसलें पूरी हो गई। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की दलहन फसलों को। ठीक, फिर मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें और कुछ भयंकर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो प्रोबेबली जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। मैंने कहा था 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे और ये टॉपिक हमारा शानदार तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स और इंपॉर्टेंट
जो हमारी पल्सेस हैं वो हम अभी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ लेंगे। फिर अपने अगले लेक्चर के लिए हमारे पास ऑयल सीड्स बचेगा। उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे और इस तरीके से एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को खत्म करेंगे और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्री वाला वो स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? चलिए तो देखते, पल्सेस वाला बहुत कम है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको रैंक है ये सारी चीजें, और उसमें कुछ ऐसा आपको याद नहीं रखना। ठीक है, तो पल्सेस एक ही स्लाइड में हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये नहीं सही लग रहा है देखने में हमें। तो पल्सेस में आपको सबसे पहले पढ़ना है अरहर, फिर है ग्राम यानी कि चना, और फिर है लेंटिल्स यानी कि मूंग। तो अरहर यानी कि तुअर दाल जिसको बोलते हैं, ग्राम यानी कि चना दाल जिसको बोलते हैं, और लेंटिल्स यानी कि मूंग दाल। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है किसके बारे में? अरहर। तो अरहर के बारे में आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो देखो इसमें कुछ भी ऐसी बहुत वो नहीं पढ़ना हमको, बहुत शॉर्ट कम चीजें पढ़ना है। तो मेजर एरियाज कौन से हैं? मेजर एरियाज है छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। क्लियर? छिंदवाड़ा एंड नरसिंहपुर। रिसर्च सेंटर, स्टेट रिसर्च सेंटर इज एट सिरपुर सीहोर। क्लियर? हाईएस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कहां पर है? छिंदवाड़ा। तो अरहर के बारे में आपको याद रखना है कि इसके जो मेजर एरियाज हैं अरहर में या अरहर उत्पादन में, मध्य प्रदेश के जो मेजर एरियाज हैं उनमें कौन कौन से एरिया शामिल हैं? छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। रिसर्च सेंटर शेरपुर सीहोर। और प्रोडक्टिविटी यानी सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक उत्पादकता पहले नरसिंहपुर में थी, अब छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश की अरहर उत्पादन में 4th रैंक है। मध्य प्रदेश की अरहर उत्पादन में 4th रैंक है। लेकिन ओवरऑल पल्सेस प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश 1st रैंक पे है। ओवरऑल पल्सेस प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश रैंक्स 1st इन टर्म्स ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन इन द कंट्री। मध्य प्रदेश रैंक्स 1st इन टर्म्स ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन इन द कंट्री। क्लियर? नेक्स्ट है ग्राम। इसके मेजर एरियाज, ये भी छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। क्लियर? छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। कबूली चना, ये दमोह से ओडीओपी है। क्लियर? दमोह का ओडीओपी, दमोह से एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। फिर मध्य प्रदेश 1st रैंक है इन टर्म्स ऑफ ग्राम प्रोडक्शन। तो भैया आप बाकी दो कौन से हैं 2nd और 3rd? महाराष्ट्र और राजस्थान 2nd है
और थर्ड है। क्लियर? तो ग्राम में आपको याद रखना है कि मेजर एरिया छिंदवाड़ा नरसिंहपुर है। कबूली चना दमोह जिले से एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ग्राम प्रोडक्शन इन द कंट्री। नेक्स्ट है लेंटिल्स, तो मूंग का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो होता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, इसके अलावा है सीधी, शहडोल, अनूपपुर, टीकमगढ़ एटसेट्रा। क्लियर? अनूपपुर, टीकमगढ़ एटसेट्रा। और ये भी जो है वो कैसी फसल है? रबी क्रॉप। ये भी कैसी फसल है? रबी क्रॉप। तो ये आपको मध्य प्रदेश की दलहन फसलों के बारे में याद रखना है। क्लियर? मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसलें हमने पढ़ ली। मध्य प्रदेश की जो दलहन फसलें हैं उनमें है अरहर, और अरहर प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की 4th रैंक है। ठीक, जिसमें छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रिसर्च सेंटर शेरपुर सीहोर में है। ग्राम में मध्य प्रदेश की पहली रैंक है और आगे के दो हैं महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक, कबूली चना दमोह जिले से ओडीओपी, मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक इन टर्म्स ऑफ ग्राम प्रोडक्शन। और लेंटिल्स में मेजर एरिया रीवा, रीवा में सर्वाधिक उत्पादन और रबी क्रॉप। इतनी चीजें आपको मध्य प्रदेश की दलहन फसलों में याद रखनी है। तो अब हम अपने अगले लेक्चर को जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें और मध्य प्रदेश के कैश क्रॉप्स जो हैं, है ना, तो ये मतलब मध्य प्रदेश की नकदी फसलें ये पढ़ेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से हम पढ़ेंगे। क्लियर है? आज के लिए आप एक क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, मैं बोल रही हूं, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश, या एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों का विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो आज जो हमने लिखा उसको आप बढ़िया तरीके से रिवाइज करिएगा, पहले याद करिएगा, उसके बाद आंसर राइटिंग करिएगा। क्लियर है? अपने अगले लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोली एग्रीकल्चर के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।